मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत। पिछले वीडियो में हमने काव्य भेद पर चर्चा करते हुए श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य के भेद महाकाव्य पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रबंध काव्य के दूसरे भेद खंड काव्य पर चर्चा करेंगे। हालांकि खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का ही एक भेद होता है, लेकिन यह आकार की दृष्टि से छोटा होता है और जीवन की एक खंड कथा, जीवन का एक टुकड़ा, जीवन का एक अंश या एक घटना ही इसमें चित्रित होती है। इसलिए इसे खंड काव्य कहा जाता है। हालांकि ये कथा की दृष्टि से बद्ध रचना होती है, इसलिए ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। आचार्य विश्वनाथ खंड काव्य के लिए कहते हैं कि खंड काव्य वह होता है जो काव्य के एक देश या एक अंश का अनुसरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या घटना का वर्णन अथवा चित्रण होता है। यदि हम खंड काव्य के लक्षणों की बात करें तो खंड काव्य एक लघु कथा काव्य होता है, यानी इसकी जो कथा है, इसका जो इतिवृत्त है वह छोटा होता है, लंबा नहीं। इसमें जीवन की विविधता नहीं होती, यानी केवल जीवन का एक पक्ष और एक अंश लिया जाता है, विविध अंशों को या विविध प्रसंगों को नहीं लिया जाता। इसमें घटनाओं की संक्षिप्तता होती है, यानी घटनाएं छोटी होती है, बड़ी घटनाओं को इसमें नहीं लिया जाता। खंड काव्य चरित्र प्रधान न हो, घटना प्रधान न होकर चरित्र प्रधान होता है, यानी एक घटना पर केंद्रित न होकर किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र पर केंद्रित होता है। इस तरह महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य के भेद होते हुए इनमें कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। जीवन की व्यापकता। खंड काव्य में जीवन व्यापक रूप से चित्रित नहीं होता है। उसका जीवन का एक पक्ष अथवा अंश लिया जाता है, जबकि महाकाव्य में जीवन का व्यापक और समग्र रूप से चित्रण होता है। आकार। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए आकारिक दृष्टि से महाकाव्य व्यापक फलक की रचना है, यानी बहुत बड़ी रचना है, और खंड काव्य एक लघु फलक की यानी एक छोटे आकार की रचना होती है। पात्र संख्या। महाकाव्य में पात्र अधिक होते हैं, इसलिए उनके चरित्र का पूर्ण विकास भी किया जाता है, जबकि खंड काव्य में पात्र सीमित और कम होते हैं और उनके चरित्र के विकास के लिए अवकाश भी नहीं होता। उसका आकार छोटा होता है, फलक लघु होता है, इसलिए पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास भी नहीं किया जाता। रस। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से, इन तीनों में से कोई एक अंगी रस होता है। अंगी यानी मुख्य रस होता है, और बाकी सारे रस उसके अंग बनकर सामने आते हैं, उसके अंग के रूप में वर्णित होते हैं। जबकि संपूर्ण खंड काव्य में एक ही रस मुख्य होता है, अन्य रसों की योजना करना
करने की आवश्यकता खंड काव्य में नहीं रहती। सर्गबद्धता। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है और उसमें कम से कम 8 सर्गों का होना आवश्यक माना गया है, जबकि खंड काव्य में सर्गबद्धता आवश्यक नहीं है। यदि सर्ग हों तो भी उसमें 8 सर्ग नहीं होते हैं, सर्गों की संख्या कम होती है। छंद। महाकाव्य में एक सर्ग से दूसरे सर्ग में छंद का परिवर्तन होता है। हर सर्ग का छंद अलग होता है, जबकि छंद के लिए ये विविधता आवश्यक नहीं। पूरा पूरा खंड पूरा खंड काव्य एक ही छंद में लिखा जा सकता है अथवा उसमें छंद परिवर्तन हो भी सकता है। चतुर्वर्ग फल। महाकाव्य में चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की अथवा एक फल की प्राप्ति होती है, जबकि खंड काव्य में इनमें से केवल एक ही फल की प्राप्ति होती है। श्रव्य काव्य का दूसरा भेद मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से अलग होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का ही चित्रण होता है, यानी एक छंद में केवल एक अनुभूति, भाव या कल्पना का चित्रण होगा तो दूसरे छंद में दूसरी अनुभूति, भाव एवं कल्पना का चित्रण होगा। इसके पदों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, यानी प्रत्येक छंद है वो आपस में संबंधित नहीं होते, उसमें कोई कथा नहीं होती और प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। हम किसी एक छंद को पढ़ लें, उसके बाद में कुछ छंद छोड़कर अगले छंद को भी पढ़ें तो रसास्वादन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुक्तक की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। यानी जब हम प्रबंध काव्य पढ़ते हैं तो पढ़ते समय संपूर्ण समय में रसोन्मग्न रहते हैं, रसास्वाद करते रहते हैं, लेकिन मुक्तक में ऐसा नहीं होता। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, यानी कुछ देर के लिए ही, कुछ क्षणों के लिए ही मन एकदम से आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली बताते हैं, यानी पूरा वन प्रदेश बताते हैं, और मुक्तक को वो उस पूरे वन प्रदेश में चुने हुए फूलों का गुलदस्ता बताते हैं। मुक्तक काव्य में विषय की कोई सीमा नहीं है। भक्ति, नीति, प्रकृति, हास्य, व्यंग्य इत्यादि कोई भी मुक्तक का विषय हो सकता है। सामान्य जीवन के किसी एक अनुभूति अथवा रमणीय दृश्य का अंकन भी मुक्तक काव्य में किया जाता है। बिहारी और रहीम के दोहे मुक्तक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यदि हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर की बात करें तो पहला अंतर कथा की दृष्टि से होता है। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, यानी वह इतिवृत्तात्मक होता है, जबकि मुक्तक काव्य कथा विहीन रचना होती है। प्रबंध काव्य सानुबंध है तो मुक्तक काव्य बंधनहीन। पद यानी छंद। प्रबंध काव्य के पद अथवा छंद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य के पद अथवा छंद स्वतंत्र होते हैं, उनका एक दूसरे से परस्पर कोई संबंध नहीं होता। जीवन को प्रबंध काव्य में
उसकी संपूर्णता में चित्रित किया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य में इसके लिए अवकाश नहीं होता। वहाँ तो केवल कोई अनुभूति या किसी सुंदर दृश्य का वर्णन ही होता है। रस। प्रबंध काव्य में रस की योजना की व्यापक संभावना रहती है, पूर्ण अवकाश रहता है, जबकि मुक्तक काव्य में केवल रस के छींटे ही पड़ते हैं। चमत्कार। प्रबंध काव्य में कुछ क्षणों में ही, कुछ ही पल में चमत्कृत करने वाला प्रभाव नहीं होता, जबकि मुक्तक काव्य कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में चमत्कृत कर सकता है। धन्यवाद।